अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 132। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। बर्फ़ पर अपने थके हुए कदमों को घसीटता जब वो बिल्कुल ही निढाल हो गया तो ना चाहते हुए भी रुकने का फ़ैसला करना पड़ा और एक बड़े से पत्थर पर बैठकर हाँफी हुई सांसें लेने लगा। वो मुसलसल कई रोज़ से इस बर्फ़ज़ार में मौजूद था और वो भी किसी साथी के बगैर। इतने दुश्वार गुजार रास्तों और सख्त मौसम का मुकाबला तने तनहा करने के लिए जिस वहशत और जुनून की ज़रूरत थी, इसके पास कोई कमी नहीं थी। वो बाज़ल था, वहशियाना फितरत वाला वो जुनूनी इंसान जो अगर कुछ करने की ठान लेता तो फिर किसी बात की परवाह नहीं करता था, ख़ुद अपनी जान की भी नहीं। इसने जिस वक्त भिक्षुओं का ताक़ुब करने का फ़ैसला किया था, वो जानता था कि वो एक ऐसे अंधे सफ़र पर जा रहा है जिसके दौरान इसके साथ कुछ भी पेश आ सकता है, लेकिन इसकी हीवानी जिबिल्लत ने इसे ज़्यादा गौर-व-खोज़ करने का मौका नहीं दिया था और इसने लम्हों में ख़ुद को इस मुश्किल में झोंक देने का फ़ैसला कर लिया था। अपने इस अंधे फ़ैसले के नतीजे में इसने अच्छी खासी सऊबतें भी बर्दाश्त की थी। मुसलसल पैदल चलते रहने से पैरों में छाले हो गए थे और सोजन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इसके जूते तंग हो गए थे। सबसे बड़ा अज़ाब ठंडक का था। भारी गर्म कपड़ों के बावजूद सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि बंदा अगर पहलू बदले बगैर ज़्यादा देर एक जावे से बैठा रहे तो इसी जावे पर जमकर रह जाए। इसके पास मौजूद सामान के थैले में स्लीपिंग बैग और एक छोटा सा स्टू ना होता तो वो ज़िंदा भी ना रह पाता। स्टू को भी इसने नहायत कफ़ायतशारी से इंतहाई ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया था। हकीकतन सर्दी से लड़ते लड़ते इसकी हालत पतली हो गई थी और पूरे सफ़र में एक आध बार ही ये मौका मैसर आया था कि सूखी लकड़ी मिल जाने पर इसने आग जलाकर अपने मुंजमद होते वजूद को गर्मी पहुंचाई थी। भिक्षुओं का पीछा करते और इनके ठिकाने तक पहुंचते हुए मौसम फिर भी इतना सख्त नहीं था, लेकिन वापसी के सफ़र में दर्जा हरारत यकदम ही कई डिग्री नीचे गिर गया था। मौसम के साथ साथ इसे खुराक की कमी का मसला भी दरपेश था। वो जो खुश खुराक साथ लेकर चला था वो कफ़ायतशारी से इस्तेमाल करने के बावजूद ख़त्म हो गई थी और अब वो गुज़श्ता कई घंटों से भूखा था। भूख, तन्हाई और थकन आहिस्ता आहिस्ता इसके आसाब को मुतासिर कर रही थी, लेकिन वो आखिरी हद तक लड़ने और हालात का मुकाबला डटकर करने वालों में से था। अगर इसकी फितरत में मनफी खुसूसियत के रंग ज़रूरत से ज़्यादा गहरे और तेज़ न होते तो और वो मुनासिब माहौल और हाथों में परवरिश पाता तो इस बाज़ल से मुख्तलिफ एक शानदार जवान भी हो सकता था, लेकिन वो नहीं था। इसकी रगों में ताजवर बाई का खून दौड़ता था और अपनी मशकूक विलादत ने इसके अंदर गम और गुस्से का अलाव दिखाए रखा था, जिसने इसकी शख्सियत को एक ऐसे आतिश फिशा का रूप दे दिया था जो वक्तन फ़वक्तन थोड़ा थोड़ा लावा उगलता रहता था। ये खोलता हुआ लावा कभी किसी औरत की इज़्ज़त को खाक कर देता था तो कभी किसी जीते जागते वजूद को दर्दनाक अजियत देकर भस्म कर डालता था। वो सरापा कहर था और इसकी कहर की जद में कभी कोई भी आ सकता था, खुद इसका अपना आप भी। अब भी दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर देने की ज़िद इसे इस हद तक ले आई थी कि वो गैर यकीनी हालात में भूखा प्यासा एक पत्थर पर बैठा हाँप रहा था और ख़ुद को समझा रहा था कि अगर ज़िंदा रहना है तो हिम्मत करो और एक बार फिर चलना शुरू कर दो, वरना जिस पत्थर पर बैठे हो इसी पर बैठे बैठे हुनूत हो जाओगे। हाँफी हुई सांसें ज़रा बहाल हुई तो इसने खुद को दोबारा चलने पर आमादा कर ही लिया और पत्थर से उठ खड़ा हुआ। खड़े होते इसकी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा कि रगों पे में जोश तोड़ने लगा। वो एक छोटा सा पहाड़ी बकरा था जो जाने किस तरफ से भटक कर उधर आ निकला था और कुछ बेचैन सा इधर उधर गर्दन को जुम्बश देता अतराफ का जायज़ा ले रहा था। शायद इसे वो रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था जिस पर चलकर वापस अपने साथियों के दरमियान पहुंच जाए। इस बेजुबान को मालूम ही नहीं था कि बाज़ल की नज़रों में आने के बाद इसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा था। अपने वजूद को बिल्कुल साकित कर तो इसने बिना किसी आहट के अपना पिस्तौल निकाला और दाएं हाथ को दसाने से आज़ाद करके एहतियात से निशाना बांधा। ट्रैगर पर जमी इसकी उंगली ने दोबारा जुम्बश की और अगले लम्हे पहाड़ी बकरे का जिस्म जोरदार झटका खाकर ढलान पर फिसला। बाज़ल ने पिस्तौल वापस रखा और पिंडी से बंधा खंजर खींचकर तेजी तड़पते बकरे की तरफ भागा। फासला मुख्तसर था। इसने बकरे के गले पर छुरी फेरकर इसकी मुश्किल आसान की और तेज़ी से खाल उतार कर कुछ गोश्त अलग किया। अब वो स्टू जलाए इस पर गोश्त के पार्चों को भून रहा था। गोश्त भुने जाने की खुशबू ने इसकी भूख से बेचैन आंतों को मज़ीद बेचैन कर दिया। भूख की ज़्यादती और ईंधन की कमी ने इसे ज़्यादा देर गोश्त भूनने की इजाज़त नहीं दी और जल्दी जल्दी कच्चा पक्का गोश्त दांतों से नोचने लगा। कई घंटों बाद मुयस्सर आने वाली ये खुराक जो कि मिर्च मिसालों से महरूम थी, इसके लिए आला तरीन रेस्तोरानों में खाए जाने वाले खानों से ज़्यादा उम्दा थी। वो गोश्त का शौकीन था और शदीद तरीन भूख में ताज़ा और मुनफी ज़ायक़ा गोश्त मुयस्सर आ जाने पर खुशी से झूम उठा था। वो जब से इस बर्फ़ज़ार में मौजूद था, रिक्शेक में मौजूद
भुने हुए चनों, खुश्क मेवा जात और चॉकलेट्स के अलावा किसी चौथी शय का जायका चखना नसीब नहीं हुआ था। अब इसे ज़ौक़ के मुताबिक खुराक मुयस्सर आई थी तो जी भरकर इसे अपने शिकम में उतार रहा था। शिकम सहरी के बाद इसने बर्फ से ही अपनी प्यास बुझाई और फिर बकरे पर से मज़ीद गोश्त के पारचे उतारने लगा। पूरे का पूरा गोश्त साथ ले जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए इसने बाकी रह जाने वाले रास्ते की मुनासबत से गोश्त के टुकड़े काटकर प्लास्टिक की इन थैलियों में मुंतकिल किए, जिनमें महफूज खुराक वो कब की अपने मैदे में उतार चुका था। इस काम से फारिग होकर वो एक बार फिर सफ़र के लिए तैयार था। भरे पेट की आसूदगी ने इस दुश्वार सफ़र की कोफ्त को कदरे कम कर दिया था और वो सोच रहा था कि कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान से रवाना होते वक्त इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो किसी ऐसी जगह पहुंच जाएगा। वो तो विक्की के पीछे पीछे हैदराबाद पहुंचा था। इस काम पर लगाने वालों ने इतला दी थी कि विक्की कहाँ मौजूद है। वो बताए मुकाम पर पहुंचकर अपना लाहेअमल तय कर ही रहा था कि इस हुक्म दिया गया कि वहाँ जो हो रहा है वो होने दे और एक फ़ोन नंबर पर रब्ता करने के बाद वहाँ से मिलने वाले हदायत पर मिन्नुआन अमल करे। इसने ऐसा ही किया था और नतीजतन उस गाड़ी में सवार हो गया था जो कैदियों को लेकर किसी नामालूम ठिकाने की तरफ जा रही थी। इसके साथ इस सफ़र में कैदियों के अलावा 3 अफराद मज़ीद शामिल थे। इनमें से 2 बारी बारी ड्राइविंग करते थे जबकि एक बेहोश कैदियों की देखभाल करता था। वो तीनों इससे लिए दिए रहते थे, लेकिन इनकी आपस की गुफ्तगू से इसे चंद बातें मालूम हो गई थी। वो जान गया था कि इन्हें किसी सर्द मुकाम तक पहुंचना है और उस सर्द मुकाम तक पहुंचने से पहले उन्होंने रास्ते में गर्म कपड़ों और खुश खुराक की ख़रीदारी भी की थी। इसे ये भी मालूम था कि गाड़ी बस एक मखसूस मुकाम तक जाएगी जहाँ कुछ लोग इसे और कैदियों को वसूल करने के लिए वहाँ मौजूद होंगे। बाकी लोगों को इसी मुकाम से वापस लौट जाना था। इसे नहीं मालूम था कि जहाँ इसे ले जाया जा रहा है वहाँ इसके ज़िम्मे क्या काम होगा, लेकिन वो बेचूचरा वहाँ तक जाने के लिए तैयार हो गया था। एक तो इसे मैडम एक्स को नाराज़ करना मंजूर नहीं था, दूसरे वो सारे लोग जो आजकल दुश्मनों की फहरिस्त में सबसे ऊपर थे वहीं ले जाए जा रहे थे और इसे उम्मीद थी कि इसे इनसे निपटने का भरपूर मौका मिलेगा। इसकी सोच जो भी थी, कुदरत ने इससे हटकर मनसूबाबंदी कर रखी थी। ड्राइवर तजर्बेकार था और इसका इन इलाकों से एक पहला सफ़र नहीं था। फिर भी जाने क्या हुआ कि हादसा पेश आ गया। हादसे के वक्त वो बिल्कुल दरवाजे के साथ बैठा हुआ था। दरवाज़ा झटके से खुला तो वो तवाज़ुन कायम न रखते हुए बाहर जा गिरा। गिरने से इसे चोटें तो आई, लेकिन ये गिरना ही इसकी ज़िंदगी बचा गया। वो जब तक संभलता और उल्टी हुई गाड़ी के करीब पहुंचता वहाँ भिक्षु आ गए थे। वो फौरी तौर पर इनके सामने जाने के बजाय एक जगह छुपा इनकी कार्रवाई देखता रहा। उन्होंने इसके सामने गाड़ी से ज़ख्मियों और लाशों को निकाला, फिर ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद देने लगे। बाज़ल को खुद भी मरहम पट्टी की ज़रूरत थी, लेकिन वो इनके सामने जाने से झिझक रहा था। वो इससे कैदियों की बाबत सवाल जवाब करते। इसके आज़ाद होने से ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह थी कि वो कैदियों के बजाय इनका साथी है जो कैदियों को ले जाकर जा रहे थे। इसी शशोपंज में कुछ लम्हे मज़ीद सिरक गए। हादसा जिस मुकाम पर पेश आया था वो कोई आम गुजरगाह नहीं थी कि किसी और के आने का इम्कान होता। वो भिक्षु भी जाने क्यों मौजूद थे और इनके अंदाज़ व अतवार को देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो इन सीधे साधे भिक्षुओं की तरह हैं जो तारीख दुनिया होकर अपनी तपस्या में मसरूफ़ हो जाते हैं। इसके सामने जो लोग मौजूद थे इनके हरकत सकनात में एक तरह की होशियारी और तेज़ तरारी थी। सोने को तिब्बी इमदाद देने वाला भिक्षु इसके गले में मौजूद जंजीर उतार कर तेज़ लहजे में अपने साथियों को पुकारने लगा तो सूरत हाल में तेज़ी से तगय्युर आ गया। वो फासले पर होने के बावजूद जंजीर में झूलता सुनहरी सितारा देख सकता था और इसने ये भी देख लिया था कि इस सुनहरी सितारे को देखकर भिक्षुओं के रवैये में अजीब सी तब्दीली आ गई थी। वो कुछ देर के लिए एक दूसरे के साथ तेज़ तेज़ लहजे में बोलते रहे और फिर गोया इनके दरमियान वहाँ से कूच करने जाने का फ़ैसला हो गया था। बाज़ल को देखकर हैरत हुई कि वो अकेले नहीं जा रहे थे बल्कि कैदियों को भी अपने साथ ले जा रहे थे और इन्हें अपने खच्चरों पर लादे तेज़ी से वहाँ से रवाना हो गए थे। इनके रवाना होने के बाद बाज़ल जाए हादसा पर पहुँचा और वो सारा सामान निकाले जिसकी इस बर्फ़ानी इलाके में ज़रूरत पड़ सकती थी। भिक्षुओं के मशकूक रवैये ने इसे मजबूर कर दिया था कि वो इनका ताक़ुब करे। भिक्षु के अंदाजे से जाहिर था कि वो जल्द अज जल्द सफ़र कर लेना चाहते हैं, लेकिन बेहोश कैदियों की वजह से इनके लिए अपनी रफ्तार तेज़ रखना मुमकिन नहीं था। इनकी ये मजबूरी इसके लिए मददगार साबित हुई थी। वो जिस्मानी तौर पर चाको चुबंद और मजबूत तो था, लेकिन ऐसे रास्तों पर सफ़र करने का तजर्बा नहीं रखता था, इसलिए इसकी रफ्तार इतनी तेज़ नहीं थी। बहरहाल जैसे तैसे वो इनका पीछा करते हुए उस मुकाम तक पहुंच गया था जहां इन भिक्षुओं ने अपना ठिकाना बना रखा था। पहले इसने सोचा कि रात के वक्त वहां घुसकर इनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन इनके पास जदीद असले की मौजूदगी और मुस्तकिल पहरेदारी ने इसे अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। खुशकिस्मती से हादसे में इसका मोबाइल महफूज रहा था। इसने मोबाइल की चार्जिंग बचाने के लिए ज़्यादातर इसे बंद रखा था, इसलिए वो इस्तेमाल के काबिल था। वापसी के सफ़रे में मुख्तलिफ मुकामात पर रुक रुक कर तमाम अहम निशानियों की वीडियो बनाता रहा था ताकि वो दोबारा जब इस तरफ आना हो तो भटकने के इम्कानात ना रहें।
अगर इस इलाके में नेटवर्क दस्तयाब होता तो इन सब की ज़रूरत न पड़ती और वो पहली फुर्सत में अपने मददगारों से रब्ता कर लेता, लेकिन अब इसे जो कुछ करना था खुद ही करना था। अगरचे इसकी ज़िंदगी इब्तदाई से हंगामों से भर रही थी, लेकिन इतने सख्त वक्त से वो पहली बार गुजरा था। न कोई मददगार आसपास था, न सफ़र की मुनासिब सहूलियात। सूजे हुए ज़ख्मी पैरों के साथ खाली पेट एक बर्फ़ज़ार में चलते चले जाने का तजर्बा वो यकीनन सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता था, और कई घंटे भूखे रहने के बाद पेट भरने की आसूदगी का नशा भी इसने पहली बार महसूस किया था। इस नशे में मस्त वो आगे बढ़ता जा रहा था कि एक ज़ोरदार ललकार ने ठिठकने पर मजबूर कर दिया। स्टॉप! बुलंद आवाज़ में पुकार कर न सिर्फ इसे रुकने का हुक्म दिया गया, बल्कि तंबीहन एक गोली भी चला दी गई जो इसके कान के पास से सरसराती हुई गुजरी थी। हैंड्स अप! रुक जाने पर दूसरा हुक्म भी फ़ौरन ही सादिर हो गया। वो देख चुका था कि इसे जदीद असले से लेस 4 अफराद ने घेर रखा है। वो एक पिस्टल और खंजर के जोर पर तने तनहा इस खुली जगह पर इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। चुनांचे बेचूचरा अपना बैग नीचे रखकर दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। इनमें से एक इसके करीब आया और इसकी जामा तलाशी लेने लगा। जल्द ही वो इसका पिस्टल और खंजर अपने कब्जे में ले चुका था। कौन हो तुम? नक्शो निगार और रंगत से इसकी कौमियत का अंदाज़ा लगाकर इसी की ज़ुबान में सवाल किया गया। सयाह हूँ, पहाड़ों और बर्फज़ारों से इश्क करता हूँ, इसलिए इनके दरमियान मारा मारा फिरता हूँ, इसने इत्मीनान से जवाब दिया। सयाह यहाँ, और वो भी तन्हा? कौन वर्दी का असल मज़ा तन्हाई में ही है। मैं किसी को साथ रखकर खुद को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करता, इसलिए हमेशा तने तन्हा ही सफ़र करता हूँ। बाज़ल का अंदाज़ बड़ा बेनियाज़ाना था। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। तुम्हें कोई हादसा पेश आ गया, तुम्हारी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होगा। इससे गुफ्तगू करने वाला गुफ्तगू करता जा रहा था, जबकि वो शख्स जिसने इसकी जामा तलाशी ली थी इसके रिक्शे की तलाशी ले रहा था। मैं इन पहाड़ों में मरकर अगर इसकी बर्फ़ के नीचे दफन हो गया तो इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। मरने के बाद भी अपनी पसंदीदा जगह पर रहने से बड़ी खुशकिस्मती भला क्या हो सकती है। वो यूँ जाहिर करने की कोशिश कर रहा था जैसे इससे बढ़कर कोई पहाड़ों का आशिक ना हो, आशिक भी ऐसा जिसे इसके इश्क ने दीवानगी की हद तक पहुँचा दिया हो। तुम्हारा पासपोर्ट और दूसरे शनाती कागजात कहाँ है? रिक्शे की तलाशी लेने वाले ने अपना काम ख़त्म कर लिया था और ये सवाल इसी की जानिब से आया था। वो बहुत जांचती हुई नज़रों से इसका जायज़ा ले रहा था। मेरा छोटा बैग जो बेल्ट के साथ कमर से बंधा था, एक खाई को पार करते हुए खाई में जा गिरा था। मेरे सारे अहम डॉक्यूमेंट्स और करेंसी इसी बैग में थे, इसलिए मैं वो सब खो चुका हूँ। वो आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने की सलाहियत रखता था और इस वक्त भी पूरी ढिठाई से काम कर रहा था। किस कंट्री से हो? पहले वाले ने इससे पूछा। इंडिया। गैर मुल्की को इंडो पाक के शहरियों को अलग अलग शनाख्त करना मुश्किल होता है, लेकिन इन दो ममालिक के लोग बखूबी एक दूसरे को अलग अलग शनाख्त कर लेते हैं। इसने भी इन दोनों अफराद के लबो लहजे और इनकी कौमियत का दुरुस्त अंदाज़ा लगाया था, इसलिए ख़ुद को इनका हमवतन जाहिर करने में भलाई समझी। इंडिया में कहाँ से? तुम लोग इसका इंटरव्यू करते रहोगे या कोई अहम बात में मालूम करोगे? बाज़ल जवाब में कुछ कहते से कबल ही एक तीसरे शख्स ने गुफ्तगू में दखल दिया और बेजारी से अपने साथियों को टोका। काम का सवाल तुम कर लो, हमें तो ये कुछ मशकूक लग रहा है, इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जामा तलाशी लेने वाले ने ज़रा सा बुरा मानकर अपने साथी को जवाब दिया। इसको बाद में ठोक बजाकर देख लेना, अभी तो इससे ही पूछो कि इसने कहीं चीनी भिक्षुओं को देखा है या नहीं। इस शख्स की ज़ुबान से निकलने वाले सवाल ने बाज़ल को चुका दिया। लगता है हमें यहाँ भिजवाने वालों को हादसे का इल्म हो गया है और उन्होंने हमारी खोज में बंदे लगा दिए हैं। इन लोगों को भिक्षुओं से मुतल्लिक कोई क्लू मिला होगा, जब भी इन्हें ढूंढते फिर रहे हैं। दिल में आने वाले इस खुशकुन ख्याल ने इन लोगों की तरफ से इसके शकूक कम कर दिए और किसी के सवाल के बगैर खुद बोल पड़ा। मैंने चीनी भिक्षुओं को देखा था, वो तादाद में अच्छे खासे थे और लदे हुए खच्चरों के साथ सफ़र कर रहे थे। उनके खच्चरों पर क्या लदा हुआ था? फ़ौरन ही बेचैनी से सवाल हुआ, लेकिन बाज़ल ने फ़ौरन जवाब नहीं दिया। वो चेहरे पर ऐसे तासुरात सजाली जैसे जवाब देने में शशो पंज का शिकार हो। तुमने नहीं बताया कि इनके खच्चरों पर क्या लदा हुआ था? इस बार ज़रा सख्त लहजे में सवाल दोहराया गया। मैं ठीक से देख नहीं सका। कहना कि उन्होंने खच्चरों की पीठ को बड़ी बड़ी चादरों से ढाँप रखा था। चादरों के नीचे क्या है दिखाई नहीं पड़ता था, परंतु इसने एक बार फिर ज़ुबान रोक ली। इस तरह वो इनके तजस्सुस को हवा दे रहा था। परंतु क्या? जो है साफ बोल। मैंने एक चादर के नीचे झूलते काले बाल देखे थे। ऐसा लगता था जैसे खच्चर के ऊपर कोई जवान महिला लदी हो। इसने डरने झिझकने की शानदार अदाकारी करते हुए अपनी बात मुकम्मल की। किस तरह को जाते देखा तुम लोगों को? दिए गए जवाब ने सवाल करने वालों को जोश खरोश बढ़ा दिया। अगर तुम लोग मुझ पर विश्वास करो और बताओ कि तुम इन लोगों को क्यों खोज रहे हो, तो शायद मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह से गाइड कर सकूं। इस बार इसने थोड़ा खुलकर बात करने का फैसला किया ताकि तस्दीक हो सके कि ये वही लोग हैं जो वो समझ रहा है। शर्तें रखता है साला। इसके मुतालबे ने जामा तलाशी लेने वाले को आपे से बाहर कर दिया और वो इसे मारने के लिए लपका। इसके एक साथी ने दरमियान में आकर
मैं मुश्किल से काबू किया। आप लोग मुझे गलत मत समझो, हम एक ही देश के रहने वाले हैं और अपने देश से प्रेम करते हैं। मेरी बस इतनी इच्छा है कि मैं इस बारे में बस इन्हें बताऊंगा जिनका अधिकार है। बाज़ल बड़े सुलझे हुए लहजे में अपना मुख को पेश कर रहा था। तेरी इच्छा की ऐसी की तैसी, अगर हम निकलवाने पर आए तो तेरे हलक में हाथ डालकर सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे। इस पर हमलावर होने वाले को अगरचे इसका साथी पीछे धकेल चुका था, लेकिन इसका गैज़ो गज़ब अभी थमा नहीं था और अब भी खूंखार लहजे में धमकी दे रहा था। तुम चुप करो शरी, ये ठीक कह रहा है। पहले हमें अपने बारे में इसकी तसल्ली करवानी चाहिए। चौथा साथी जो अब तक खामोश था गुफ्तगू में दखल अंदाज हुआ और अपने जोशीले साथी को डांटने के बाद बाज़ल के तो मुतवज्जो होकर नर्म लहजे में बोला, बात केवल इतनी है कि हमारे साथी एक गाड़ी में कुछ खास लोगों को लेकर हम तक आ रहे थे कि इनकी गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया। हमें उस एक्सीडेंट का पता काफ़ी समय गुजरने के बाद तब हुआ जब तयशुदा टाइम गुजरने के कई घंटे बाद वो लोग हम तक नहीं पहुँचे और हमें इनकी खोज में निकलना पड़ा। एक्सीडेंट की जगह पर हमें केवल अपने 3 साथियों की लाशें मिली तो खुद ब खुद दिमाग में हलचल मच गई कि बाकी लोग किधर गए। थोड़ी भागदौड़ के बाद जानकारी मिली कि चीनी भिक्षुओं का एक ग्रुप अपने गुरु से मिलने हमारी साइड पर आया हुआ है। ये जगह ऐसी है कि हर तरफ सरकारी की अमलदारी नहीं और भिक्षुओं और कुछ दूसरे लोगों को ऐसे रास्तों की जानकारी है जैसे चोरी छुपे आना जाना लगा रहता है। हमें भिक्षुओं की इधर मौजूदगी का पता चला तो हम समझ गए कि वो ही हैं जो हमारे साथियों को उठाकर ले जा सकते हैं। बस इसीलिए हम उनका खोज में लगे हुए हैं। इसकी बात के इख्तिताम तक बाज़ल का चेहरा खुशी से खिल चुका था। जैसे चुप हुआ खुद चहक कर बोला, विदाई हो। जिन साथियों की खोज में आप निकले थे मैं उन्हीं में से एक हूँ और जानता हूँ कि हमारे कैदियों को चीनी भिक्षु उठाकर ले गए हैं। इसने अपनी जान पर खेलकर इन भिक्षुओं का पीछा किया था और इनका ठिकाना देखने के बाद मदद लेने ही वापस आ रहा था। ये यकीन हो जाने के बाद कि ये वही लोग हैं जिन तक इसे पहुँचना था, इसने खुलकर सब बता दिया। ठीक है, तो फिर तुम हमें तुरंत इनके ठिकाने पर ले चलो ताकि हम इन्हें इनकी हरकत का मज़ा चखा सकें। जोशीला बंदा एक बार फिर जोश में आ गया। नहीं दोस्त, बाज़ल ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मैं तुरंत इतना लंबा सफ़र दोबारा नहीं कर सकता। इस सफ़र के मुझे थोड़े से आराम की ज़रूरत है और तुम लोगों की तैयारी की। इन भिक्षुओं ने बहुत महफूज जगह अपना ठिकाना बना रखा है और वहाँ पहरेदारी भी सख्त है। मैं उनके पास जितना एडवांस वेपन देखा आया हूँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो कोई भिक्षु हैं। तू केवल बहानेबाजी कर रहा है। जोशीले साहिब को एक बार पर गुस्सा आने लगा। धीरे शरी, हमें इसकी बात समझना चाहिए। आओ इसे लेकर अपने ठिकाने पर चलते हैं, वहाँ से ऊपर वालों से बात करेंगे और फिर वो जो फैसला सुनाए हमें वही करना होगा। बिल्कुल ठीक, पहले ऊपर रिपोर्ट करना ज़रूरी है। बारी बारी सभी समझाने लगे तो शरी नामी बंदे को बादल न खास्ता हथियार डालने ही पड़े, लेकिन वो खुश नज़र नहीं आ रहा था। बाज़ल को इसकी खुशी या नाखुशी से कोई गर्ज नहीं थी। इस वक्त तो इस बात पर खुश था कि कई दिनों की ख्वारी के बाद कोई ऐसा ठिकाना मिलने जा रहा है जहां वो अपने थके हुए जिस्म को आराम देने के साथ साथ ढंग की खुराक खा सकेगा। अपनी इस खुशी में इसने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया कि इन लोगों ने इसे अपना साथी तस्लीम कर लेने के बावजूद इसका पिस्टल और खंजर वापस नहीं किया था। वो जानता था कि ये सब कुछ ज़्यादा अरसे इस तरह नहीं रहेगा। स्याह शीशों वाली गाड़ी ने सड़क छोड़कर कसीरुल मंजिला इमारत की ज़ेरी मंजिल पर कायम पार्किंग की तरफ रेंगना शुरू किया तो करीबी बैठा एक फकीर फुर्ती से उठकर गाड़ी की तरफ भागा। वो कई घंटों से वहां बैठा था और अपने हिस्से से पार्किंग में आने और जाने वाली हर गाड़ी को देखकर ऐसे ही दौड़ लगाता था। इसकी इस तगोदो के नतीजे में अभी तक एक आध गाड़ी वाले ने रुकने और खैरात देने में कोई छोटा नोट देने की जहमत की थी, लेकिन वो पूरी दिलजमी से अपने काम पर डटा हुआ था। बिल्कुल उस ताजर की तरह जिसे यकीन हो कि शुरू में मंदी सही बिलाखिर एक दिन कारोबार जम ही जाएगा। वैसे एक तरह से देखा जाता तो फ़कीर ने अपने धंधे के लिए कोई माकूल जगह मुंतखब नहीं की थी। सामने के मुकाबले में पार्किंग के अकबी हिस्से में गाड़ियों की आमदोरफ्त बहुत कम थी और इसकी सतह पर रुकने वालों का तनासुब तो इससे भी बेहद कम। स्याह शीशों वाली गाड़ी भी दीगर बहुत गाड़ियों की तरह इसकी सतह पर नहीं रुकी और सीधी पार्किंग एरिया में दाखिल हो गई। गाड़ी वाले की इस हरकत पर फ़कीर ने दायां हाथ उठाकर पीछे से लानत का इशारा किया, फिर यूं कमर पर हाथ जमाकर बाहर खड़ा ही पार्किंग के अंदर झांकने लगा, जैसे देखना चाहता हो कि इसे भीख न देने वाला कंजूस और बदअखलाक शख्स कौन है। इसके देखते ही देखते पहले गाड़ी से एक बावर्दी शोफर बाहर निकला, जिससे फुर्ती से पिछला दरवाज़ा खोला। खुले दरवाजे से एक गैर मुल्की औरत छोटे बच्चे को गोद में लिए बाहर निकली। औरत गैर मुल्की होने के बावजूद इस हुलिया पर पूरी नहीं उतर रही थी जो इसे ज़हन नशीन करवाया गया था। फिर भी वो दिलचस्पी से इसे उसकी गोद में मौजूद बच्चे को देखता रहा। औरत उतरकर एक ख़ास समत में बढ़ना शुरू हुई तो फ़कीर को एहसास हुआ कि बेशक वो इसकी मतलूबा औरत नहीं, लेकिन कोई अहम औरत ज़रूर है जो इस मखसूस लिफ्ट की तरफ बढ़ती जा रही है, जिस पर नज़र रखने की हदायत भी थी, दीगर हदायत में शामिल थी।
इसने जल्दी से अपने कशकोल के अंदर हाथ डालकर उंगलियों की जुम्बश दी और कशकोल को थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे जावे से तिरछा किया कि इसके पैंदे का रुख पार्किंग की लिफ्ट की तरफ बढ़ती औरत की जानिब हो गया। स्याह पैंदे में मौजूद छोटा सा सुराख किसी की नज़र में नहीं आ सकता था। आ भी जाता तो किसी को गर्ज पड़ी थी कि इसके कशकोल के पैंदे में मौजूद सुराख पर तवज्जो देता। यह सुराख यूं ही नहीं था, इस सुराख के साथ उस जदीद मोबाइल कैमरे का लेंस चिपका हुआ था जिसे बड़ी मुहारत से कशकोल में फिट किया गया था और ऊपर गहरे स्याह रंग का कपड़ा इस अंदाज में लगाया गया था कि मोबाइल इसके नीचे छुप गया था। सिर्फ फ़कीर ही जानता था कि किस जगह उंगली डालकर वो कपड़े को समेटने और मोबाइल इस्तेमाल करने के लायक हो सकता है। इस वक्त इसने यही काम किया, लेकिन इसकी फुर्ती के बावजूद औरत के चेहरे की तस्वीर खींचना मुमकिन नहीं था। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी और फ़कीर की तरफ इसकी पूछ थी। पूछ पर से खींची गई तस्वीर में औरत का चेहरा तो ना आ सका, लेकिन इसके शाने से टिके बच्चे का चेहरा बहुत उम्दगी से कैमरे की आंख में कैद कर लिया। तस्वीर जूम करके खींची गई थी, इसलिए फासले के बावजूद रिजल्ट उम्दा था। इसने इस इकलौती तस्वीर पर ही इक्तफा करते हुए कशकोल नीचे किया तो शोफर भी गाड़ी की डिक्की में रखे सामान को निकालकर फारिग हो चुका था। औरत के पीछे लिफ्ट की तरफ बढ़ने से पहले इसने एक तेज़ और शक भरी नज़र फ़कीर पर डाली। फ़कीर की जूती को भी इसकी नज़र की फिक्र नहीं थी। इसने पूरी ढटाई से इसकी नज़र को सहा और हाथ में पकड़ा कशकोल आगे करके इसके साथ साथ दाएं हाथ की उंगली को यूं आसमान की तरफ उठाया, जैसे शोफर को धमकी दे रहा हो कि अगर इसने अब भी इसके कशकोल में कुछ न डाला तो वो डायरेक्ट इसकी ऊपर भेजी बद्दुआ की जद में आ जाएगा। शोफर ने इसकी धमकी को खातिर में लाए बगैर गर्दन मोड़ी और उस लिफ्ट की तरफ बढ़ गया जिसके खुले दरवाजे से औरत इसकी जानिब मुतनफ़िर नज़रों से देख रही थी। अबे हट यहाँ से। पार्किंग के दाखिली रास्ते पर ड्यूटी देने वाला गार्ड, जो शायद किसी जरूरत के तहत कुछ देर के लिए वहाँ से हट गया था, एक सम से नमूदार होकर इसने फ़कीर को धुतकारा। बड़ी ढीठ कौम है ये भी, कितनी बार साले को धुतकार चुका हूँ, फिर भी हर थोड़ी देर बाद आकर खड़ा हो जाता है। लगता है इंतज़ामिया को कंप्लेन करना पड़ेगी इसकी। गार्ड बुलंद आवाज़ में बड़बड़ा, लेकिन फ़कीर ने इसकी बड़बड़ाहट का कोई असर नहीं लिया और पलटकर उस मखसूस जगह पर जा बैठा जहाँ इसने डेरा जमाया हुआ था। अब वो अपने कशकोल पर चेहरा झुकाए बैठा मुँह ही मुँह में बड़बड़ा रहा था। कम अज़ कम दूर से देखने वालों को यही गुमान होता कि वो दीवानगी में ऐसा कर रहा है, लेकिन दर हकीकत वो एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। मैसेज मुकम्मल होने के बाद इसने कुछ देर कबल खींची की तस्वीर के साथ इसे दूसरे नंबर पर भेज दिया। एक नंबर असगर और दूसरा परवेज़ का था। परवेज़ का जवाब फ़ौरन आया, तू अब वहाँ से हट जा, तेरी जगह नूरे की ड्यूटी पर भिजवा रहा हूँ। इसने सर के लंबे बालों में पोशीदा कान से लगी ब्लूटूथ में ये पैगाम सुना और ज़रा से तवक्कुफ के बाद अपनी जगह छोड़ दी। जाते जाते इसे वो छाबड़ी वाला दिखाई दे गया था जिसके कंधों पर जमी लकड़ी के साथ दोनों जानिब छाबड़ियाँ लटकी हुई थी। इन छाबड़ियों में भुने हुए चने भरे थे। चनों की गर्माहट और खस्तगी को कायम रखने के लिए इनके दरमियान रखी गड़बी में कोयले सुलग रहे थे। चना गरम, छाबड़ी वाले ने इसके करीब से गुजरते हुए करारी आवाज़ में कहा तो वो ज़ेरे लब मुस्कुराकर रह गया। वो अगर कामयाबी से पेशावर फ़कीर होने की अदाकारी करता तो नूरे ने भी अपना किरदार निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इस जगह से दूर निकलकर इसने परवेज़ को रिपोर्ट दी, ठीक है अभी तू आराम कर, जब ज़रूरत पड़ी मैं तुझे कॉल कर लूँगा। परवेज़ ने इसे जवाब दिया और एक बार फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इसकी भेजी गई तस्वीर देखने लगा। तस्वीर में औरत की सिर्फ पूंछ दिखाई दे रही थी, लेकिन बच्चे का चेहरा नुमाया था। गहरी नींद सोया हुआ बच्चा चेहरे मोहरे से किसी अच्छे घराने का लगता था, लेकिन यह तय था कि वो मुकामी है। किसी मुकामी बच्चे का एक गैर मुल्की औरत के साथ मैडम एक्स के दफ्तर में जाना इसके पल्ले नहीं पड़ रहा था। इसका दिल चाहा कि सारी मसलतों को भूलकर अभी वो जादुई डबिया मैडम एक्स के दफ्तर की तरफ फायर कर दे, जिसकी मदद से वह होने वाली गुफ्तगू बखूबी सुन सकता। गुफ्तगू सुनकर उकदा हल हो सकता था कि बच्चा कौन है और वहाँ क्यों लाया गया है। लेकिन मसला यह था कि असगर ने आधी रात से कबल इस काम से सख्ती से मना किया था। बेचैनी ने इसे असगर को कॉल करने पर मजबूर कर दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुझे मैंने आधी रात का बोला है तो बस आधी रात को ही कायम करने का है। असगर ने इसका मुद्दा सुनकर फ़ौरन इनकार कर दिया, पर तब तक तो हो सकता है कि लोग वापस चले जाएं। परवेज़ मिनमिनाया, जाने दे वापस। तूने उधर जो साले नूरे को बिठाया है वो देकर उस भूतनी के अमजद को इत्तला कर देगा। अमजद को गाड़ी देकर उधर पास में ऐसे तो नहीं बिठाया हुआ है, सब खोज लगा लेगा कि गाड़ी किसकी है और किधर गई है बच्चे को लेकर। असगर ने इसे अच्छा खासा झाड़ दिया। ठीक है उस्ताद, जैसी तुम्हारी मर्जी। परवेज़ को मायूस होकर हथियार डालना पड़े। मेरे को मालूम है तुझसे फारिग नहीं बैठा जा रहा, पर याद रखना भूतनी के, अगर अपनी चुलबाजी में कोई गड़बड़ की तो उल्टा लटका दूंगा। असगर ने इसे धमकी देना ज़रूरी समझा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है, बकिया वाक़यात अगली किस्त में।